जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं आज छात्र जीवन और शिक्षक जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन पर हम लोग आज एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। आज हम लोग के लिए एक सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के लिए जो है कि एक सुनहरा अवसर है। इस दिन को हम लोग जो है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं और पूरा दुनिया या फिर पूरा भारत आज जो है कि एक शिक्षक दिवस और एक छात्र का जो रिलेशन होता है उसके बीच का जो आपका रिलेशन होता है उसे जो है कि संयोजित रखने के लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है कि हम लोग किस व्यक्ति के जन्मदिवस पर मनाते हैं तो आप लोग को पता होगा कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो हम लोग मनाते हैं वह प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को मनाते हैं। और यह जो है कि भारत के जो है कि पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति बने थे, आप लोग को पता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि भारत के अंदर में 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। वहीं अगर आपको हम अभी याद करवा देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस अगर पूछेगा तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आप लोग मारिएगा 5 अक्टूबर को, जस्ट एक महीने के बाद। तो इसी के साथ आप लोग जो है आपके बड़े भैया या एक शिक्षक होने के नाते जो है कि आज आपको जो है कि हम लोग जो है कि बता रहे हैं जो है कि आज एक ऐसा बात जो कि आप लोगों के लिए जीवन में जो है कि बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप लोग को बता दें कि आप अगर हमें थोड़ा सा भी अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए जो है कि बहुत ही शानदार कंटेंट जो हम दे रहे हैं आप इसे लगातार फॉलो कीजिए। आप अपना 1 से 2 घंटा समय निकाल कर आप मेरा वीडियो देखिए और वहाँ पर आप अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए अपने एक छोटे से कॉपी में, और आप उसे एक साप्ताहिक तौर पर जो है कि आप उसे एक बार रिवीजन करने का प्रयास कीजिए। आप यकीन मानिए कि आपसे अच्छा एग्जाम निकल जाएगा। बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, उसके बाद सचिवालय सहायक या फिर एसएससी जीडी या रेलवे का कोई भी एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी जीके जीएस करंट अफेयर्स में जो है कि आपको बिल्कुल अच्छा हम कंटेंट देते हैं क्योंकि हमें सब एग्जाम निकालने का जो है कि एक्सपीरियंस है। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज के हम इस शुभ अवसर पर जो है कि माँ सरस्वती का नाम लेके आज के हम इस सेशन का शुरुआत करते हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, यह बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। और आज का जो क्लास होने वाला है वह आपको पॉलिटी का हम फास्ट रिवीजन करवाएंगे मैराथन के तहत। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि सप्ताह में 1 या 2 दिन जो है क्या करेंगे कि एक पर्सनल सब्जेक्ट को पकड़ के, जैसे हिस्ट्री को, पॉलिटी को या फिर ज्योग्राफी को, तो इस तरह के सब्जेक्ट को पकड़ के पूरा जो उसका महत्वपूर्ण सवाल है हम लोग 1 घंटे के अंदर जो है कि रिकॉल करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए यह क्वेश्चन एक टॉपिक से होने वाला है आपका पॉलिटी से आज, और हो सकता है तो कल भी वीडियो जो रहने वाला है वह भी आपका जो सेकंड पार्ट बच जाएगा पॉलिटी का उसको भी हम दे देंगे क्योंकि एक दिन में संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो रहेगा वह आपको आधा पॉलिटी हम बता देंगे और उसके बाद आधा पॉलिटी जो रहेगा आपको हम लूसेंट से कवर करवाएंगे, क्योंकि लूसेंट से ही अगर आप कवर करते हैं तो आपका झारखंड एसएससी अभी जो है ना सिर पे एग्जाम है। अभी झारखंड एसएससी आराम से एग्जाम आप लोग अच्छा कर सकते हैं। फिर आपका एसएससी जीडी है, फिर एनटीपीसी भी फॉर्म भरा रहा है, फिर ग्रुप डी भी हो जाएगा, बिहार एसएससी भी है। तो आप लोग जो है कि अच्छा से मेहनत कीजिएगा। तो चलिए आज के इस पावन अवसर पर हम लोग आज का इस मैराथन क्लास का आगाज करते हैं पॉलिटी से। और सबसे पहले आज का मोटिवेशनल क्वोट। आज का मोटिवेशनल क्वोट है, हजारों फूल एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों रंग चाहिए रंगोली सजाने के लिए, पर एक अकेला शिक्षक ही काफ़ी है बच्चों के जीवन में जो है कि खुशियां भरने के लिए। ठीक है, तो आप लोग अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए जो इस मैदान में उतरे हैं, इस रणभूमि में उतरे हैं, तो आप यह प्रण लीजिए आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कि जब तक हम नहीं फोड़ेंगे कोई भी एग्जाम तब तक जो है कि हम अच्छे ऐसा जो है कि पर्व तैयार नहीं मना सकते हैं। क्योंकि आप एक बेरोजगार छात्र जीवन में कोई खुशियां नहीं होती है, आपके पीछे आपका पूरा परिवार लगा हुआ है कि मेरा बेटा या मेरा भाई जब सक्सेस होगा तो हम भी एक शानदार ऐसा जो है कि होली मनाएंगे या फिर आपका दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली मनाएंगे। ये समझ सकते हैं अगर आप एक अच्छा ऐसा जॉब ले लेते हैं तो आपके परिवार में
डेली एक पर्व के रूप में मनेगा, ये समझ लीजिए। अगर आप अच्छा सा जॉब ले लेते हैं तो आपका घर परिवार जो है कि सुखी समृद्धि रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होंगे, और जो है कि आगे का जो आने वाला जनरेशन रहेगा वह भी आपका बहुत ही शानदार रहेगा। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज हम लोग पॉलिटी का फास्ट रिवीजन करते हैं। उसके बाद कल का जो टॉपिक रहेगा वो भी आपको पॉलिटी से ही संबंधित रहेगा, यानी लूसेंट में जितना टॉपिक है पॉलिटी का हम लोग उसको फास्ट रिवीजन करवाते हैं। क्योंकि आपको बता दे जो भी वनडे एग्जाम दीजिएगा आपको पॉलिटी से क्वेश्चन 100 में 100 तो नहीं 100 में 90% जरूर आपको हम टच करवा देंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहेंगे तो वहां से आपको अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज का हम सेशन का शुरुआत करते हैं। बताइएगा, आपको बताना है कि भारत के अंदर में कौन सी लड़ाई ने पहली बार अंग्रेजों को जो है कि राजनीति में प्रवेश करने का मौका दिया। तो आप लोग को बता दे पहली बार 1757 का युद्ध हुआ था 23 जून को, और इसी युद्ध में पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अंग्रेज जो है कि धीरे धीरे जो है कि किस में प्रवेश करना शुरू किया, तो भारत के राजनीति में प्रवेश करना शुरू किया। और इसके जस्ट आपका 7 बरस के बाद 1764 में एक और युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम है आपका बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध जो हुआ था डेट सहित बार बार यह बोलते हैं, याद रखिएगा 22 अक्टूबर, बौसे बक्सर बौसे 22, बौसे बक्सर बौसे 22 और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई होती है। और इस युद्ध में पूर्णतः जो है कि अंग्रेज प्रवेश कर जाता है, किसमें, तो भारत के राजनीति व्यवस्था में प्रवेश कर जाता है, याद रखिएगा। और बक्सर का युद्ध का मैदान कहाँ है, तो हमारे बिहार के जो है कि बक्सर का युद्ध का मैदान है। और प्लासी का युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल के नदिया जिला के भागीरथी नदी के किनारे है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि ब्रिटेन सरकार के द्वारा भारत को अधिनियमित करने के लिए लाया गया पहला अधिनियम कौन सा है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट याद रखिएगा, भारत में पहला अधिनियम पारित किया गया था। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को याद रखिएगा पहला संविधान माना जाता है। क्या माना जाता है, पहला संविधान। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को याद रखिएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पहला संविधान माना जाता है, याद रखिएगा, जो कि अंग्रेज ने बनाया था। और इसी के तहत जो है कि बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। और बंगाल का गवर्नर पद सृजन आपको बार बार बताते हैं 1757 के प्लासी के युद्ध से हुआ है। और वह आगे चलकर 1773 अधिनियम के तहत या रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति वारन हेस्टिंग बने हैं। कौन बने, वारन हेस्टिंग। और इससे पहले भी वारन हेस्टिंग ही थे, यानी कि बंगाल के अंतिम गवर्नर के पद पर, ठीक है, याद रखिएगा। वहीं याद रखिएगा 1773 अधिनियम के तहत 1774 में जो है कि बंगाल के अंदर में या कलकत्ता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का स्थापना भी 1774 में किया गया। और उसमें 4 न्यायाधीश थे, जिसमें से एक मुख्य थे और 3 अन्य थे। तो एक जो मुख्य थे वो थे सर इलिजा इम्पे, और 3 गो जो अन्य थे वो थे लेमेस्टर, चैम्बर्स और हायर्ड। लेमेस्टर, चैम्बर्स और हायर्ड याद रखिएगा भारत के अंदर पहले सुप्रीम कोर्ट 1774 में 1773 अधिनियम के तहत। समझ में आ रहा है। तो आप लोग इसी तरह फास्ट रहिएगा, हम लोग फास्ट मेन क्वेश्चन रिकॉल करवाएंगे और समझ सकते हैं। अगर एक टॉपिक पे आपको इस तरह का वीडियो अगर मिलते रहेगा तो आप समझ सकते हैं बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगा, अच्छा पकड़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और याद रखिएगा 1773 के अधिनियम को ही 1773 के अधिनियम को ही याद रखेगा प्रयास और भूल की संज्ञा दिया गया है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा दिया गया, यानी कि इसमें ब्रिटेन सरकार ने प्रयास किया भारत को अधिनियमित करने का, लेकिन कुछ मात्रा में वो जो है कि कमी रह गया। याद रखिए, यानी कि गवर्नर का काम क्या रहेगा या फिर बंगाल का नवाब का काम क्या रहेगा या सुप्रीम कोर्ट का काम क्या रहेगा, ये उसको डिसाइड नहीं कर पाए। तो याद रखिएगा कि बंगाल के जो है कि आपका 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसको प्रयास और भूल की संज्ञा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस वर्ष आया। तो आप लोग याद रखिएगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया। कब आया, 1781 में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया। वहीं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। वहीं आपका एक्ट ऑफ अमेंडमेंट एक्ट कब आया, तो अमेंडमेंट एक्ट आएगा 1786 में। कब आएगा, 1786 में आएगा। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था, याद रखिएगा उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो विलियम पिटमैन थे या फिर पिटमैन, याद रखिएगा, यानी उसी के नाम पे पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा है। ठीक है, आप इस भी याद रखिएगा। सीधा क्वेश्चन पूछेगा पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ है, 1784। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब हुआ है, तो आपको पता है 1773 में जो है कि प्रयास और भूल हो गया, तो उसी को सेटल करने के लिए उसके जस्ट अगला साल जो आएगा ना, मतलब अगला जो मेन साल, वो 1781 आएगा उसको सेटल करने के लिए। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784
1786 में पिट्स इंडिया एक्ट और 1786 में अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा एक्ट? अमेंडमेंट एक्ट। ये 5 ठो आप यहाँ पर कलेक्ट करके रखिएगा मटेरियल के रूप में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, कि किस अधिनियम के तहत याद रखिएगा कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो याद रखिएगा कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, वो 1813 अधिनियम के तहत। किसके तहत? 1813 अधिनियम के तहत जो है कि बढ़ा दिया गया था, याद रखिएगा, कंपनी के जो है कि अधिकार को 20 वर्षों के लिए। वहीं 1813 के अधिनियम के तहत याद रखिएगा एकाधिकार को समाप्त किया गया। कंपनी जो व्यापार कर रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर में, उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन पूर्णतः एकाधिकार को समाप्त नहीं किया गया। पूर्णतः एकाधिकार को समाप्त 1833 के अधिनियम के तहत किया गया, लेकिन उससे पहले 1813 के अधिनियम में 2 चीज को छोड़कर सभी पर ब्रेक किया गया। किसको किसको भैया? तो चाय और चीनी को छोड़कर जो है कि 1813 में सभी पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन 1833 अधिनियम के तहत पूर्णतः एकाधिकार खत्म कर दिया गया। याद रखिएगा उस पे भी ब्रेक कर दिया गया। ठीक है। वहीं 1813 अधिनियम के तहत ही भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष जो है कि 1 लाख रुपया खर्च करने का भी प्रावधान किया गया। वहीं 1813 अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरीज का भी स्थापना किया गया। 1813 अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरीज का भी स्थापना किया गया और 1 लाख रुपया भारतीय शिक्षा पर भी खर्च किया गया। और चाय और चीनी वगैरह आप ये याद रखिएगा, और 20 वर्षों के लिए एक अधिकार को बढ़ा दिया गया था। ठीक है। और 1813 में जब आप 20 साल जुड़िएगा तो 1833 मिलेगा, तब जाके वो दोनों चीज को 33 में जाके क्या कर देगा? बंद कर देगा। और जब 1833 का अधिनियम पारित हो रहा था तो उस समय जो है कि आपका जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुआ करते थे 1833 में। ठीक है। तो जब 1833 में जब अधिनियम पारित हुआ तो याद रखिएगा बंगाल के जो अंतिम गवर्नर जनरल बने थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने, और उसी का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया 1833 के तहत ही। तो इसका मतलब विलियम बेंटिंग दोनों मजा लिया, जैसे वारन हेस्टिंग लिया था उसी तरह से विलियम बेंटिंग दोनों मजा लिया। तो दोनों मजा क्या लिया कि विलियम बेंटिंग जो थे वो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हुए, और उसी साल 1833 में ही बदल के भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। यानी व्यक्ति एक ही रहा, लेकिन पद का वो दोनों मजा लिया। पहले वो था बंगाल के अंतिम गवर्नर बने, गवर्नर जनरल, और वही चीज भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए। और याद रखिएगा क्योंकि उनका कार्यकाल जो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग का वो 1828 से लेके 1836 तक था। याद रखिएगा 1828 से लेकर 1836 तक, बीच में 1833 आएगा। तो 33 में जो भी कर्मकांड होगा वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में होंगे। और इसी अधिनियम के तहत 1833 में याद रखिएगा 1833 के तहत याद रखिएगा कि आपका सती प्रथा और जो आपका सती प्रथा और दास प्रथा जो था इसको उन्मूलन करने का टारगेट किया गया। लेकिन इसमें याद रखिएगा कि इसमें आपका सती प्रथा जो था सिर्फ यही यहाँ पर ब्रेक हुआ। सती प्रथा का जो था वही लॉर्ड विलियम बेंटिंग इसको रोक पाए, लेकिन प्रयास किए थे दास प्रथा को भी रोकने का, लेकिन वो रोक नहीं पाए। तो याद रखिएगा दास प्रथा का जो अंत किया गया वो आगे चल के 1843 का जो अधिनियम पारित हुआ था लॉर्ड एलनबरो के काल में, उसके काल में जाके दास प्रथा को अंत किया गया। तो याद रखिएगा सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में 1833 अधिनियम के तहत, लेकिन दास प्रथा का अंत आगे चल के 1843 अधिनियम के तहत लॉर्ड एलनबरो के काल में। और आपका माइंड जब एलनबरो हम बोले तो आपका माइंड अपडेट होना चाहिए कि वही लॉर्ड एलनबरो जिसके कार्यकाल में 1843 में रविवार की छुट्टी का शुरुआत भी हुआ है। रविवार के छुट्टी का शुरुआत भी लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 ईस्वी से ही हुआ है। और 1843 में आपका जो है कि दास प्रथा का भी अंत हुआ है। किसका अंत हुआ है? तो याद रखिएगा दास प्रथा का भी अंत हुआ है। आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस अधिनियम के तहत विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया? तो विधान परिषद के गठन का प्रावधान 1853 में। कब किया गया? 1853 अधिनियम के तहत। तो 1853 अधिनियम के तहत विधान परिषद का गठन किया गया। याद रखिएगा बहुत फेमस क्वेश्चन है। वहीं इसी अधिनियम के तहत
वहीं इसी अधिनियम के तहत जो है कि प्रतियोगी परीक्षा को प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरने का प्रावधान किया गया। कौन प्रतियोगिता परीक्षा का शुरुआत 1853 अधिनियम के तहत ही हुआ था। और याद रखिएगा, प्रतियोगिता परीक्षा का शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश जो बना था वह चीन ही बना था। कौन बना था? चीन ही बना था। याद रखिएगा, प्रतियोगिता परीक्षा का शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश चीन बना, जिन्होंने याद रखिएगा इसी अधिनियम के तहत 1800 जो है कि आपका 53 अधिनियम के तहत। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि 1858 का अधिनियम जो था वह किस गवर्नर के समय पारित हुआ था। तो 1858 का जो गवर्नर था वह उस समय लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से लेकर 1862 तक रहा है। और इसी बीच में 1858 का अधिनियम पारित हुआ। तो याद रखिएगा, 1858 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय किया गया। क्या किया गया? वायसराय। कैनिंग के समय वायसराय किया गया। तो इसका मतलब लॉर्ड कैनिंग भी मजा लिया है दोनों पद का। तो याद रखिएगा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का प्रथम वायसराय दोनों कौन होगा? तो लॉर्ड कैनिंग होगा। और लॉर्ड कैनिंग के काल में ही 1857 में सिपाही विद्रोह भी हुआ था। क्या हुआ था? 1857 का सिपाही विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ। याद रखिएगा, बहुत फेमस सवाल है। वहीं 1858 के अधिनियम के तहत ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अपनी बागडोर छीनकर ब्रिटिश महारानी या ब्रिटिश क्राउन या ताज ने अपने हाथों में ले ली। बहुत फेमस सवाल, याद रखिएगा। ब्रिटिश क्राउन या ताज ने अपने हाथों में कंपनी का बागडोर कब ले लिया? 1858 अधिनियम के तहत। और वहां पर एक नया पद निकाला, जिस पद का नाम था भारत का सचिव। कौन सा पद था? भारत का सचिव। और आपको बार बार रिकॉल करवाते हैं, यह सचिव का पद कब तक रहा था? तो जब तक भारत आजाद नहीं हो गया था। जब तक भारत आजाद नहीं हो गया था, याद रखिएगा। और वहीं पर याद रखिएगा कि उन्होंने जो है कि कार्यभार लेके अपने हाथों में ले लिया। और इसी 1858 के अधिनियम के तहत याद रखिएगा कि आपका मंत्री पद की व्यवस्था किया गया। कौन पद का? तो मंत्री पद का व्यवस्था 1858 के अधिनियम के तहत ही किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है और याद रखिएगा, जब आपका कंपनी से पदभार लेके अपने हाथों में ले लिया तो वहां पर जो दो पोस्ट काम कर रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये दोनों जो था ये एक राजनीतिक पर काम करता था और एक आपका व्यापार पर कंट्रोल करता था। तो ये कंपनी के अंदर काम करता था। जब कंपनी का बागडोर छीन लिया महारानी ने, तो वो दोनों पद का समाप्ति भी कब हो गया? याद रखेगा 1858 के अधिनियम कहता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यानी बीओसी और बीओडी दोनों को समाप्त कर दिया गया। तो जब कंपनी को से बागडोर छीन लिया गया था 1858 का अधिनियम, और वहां से एक नया पद कौन सा निकला था? भारत का सचिव। भारत का सचिव, भारत का सचिव, याद रखिएगा। ठीक है, आपको हम फास्ट रिकॉल करवा रहे हैं। अगर हमको डिटेल में आपको पढ़ाना रहे तो हम बहुत आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन आपको हम यहां पर एग्जाम के व्यू से बता रहे हैं, जो आपको बार बार रिकॉल करवा रहे हैं, क्योंकि ये आपको ग्रुप डिस्कशन टाइप का है आपका क्लास। तो समझिए आपको अधिक से अधिक बेनिफिट होगा। आप बस सिर्फ एक चीज मेरे लिए कीजिए, भरोसा कीजिए। क्या कीजिए? भरोसा कीजिए। आप जब भरोसा कीजिएगा, अगर आप अभी भीड़ में जो है कि जीके जीएस में अगर आप पीछे चल रहे होंगे तो ज्यादा वह दिन दूर नहीं है जब आप टॉप लिस्ट में नाम आएगा आपका। आप टेंशन नहीं लीजिए, बस आप लगातार हमको फॉलो कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि किस अधिनियम के तहत विभागीय प्रणाली का शुरुआत हुआ। तो याद रखिएगा 1861 अधिनियम के तहत ही विभागीय प्रणाली, जैसे मोदी जी अभी प्रधानमंत्री हैं, वहीं शिक्षा मंत्री अलग व्यक्ति को दिया है, खेल मंत्री अलग व्यक्ति को, रक्षा मंत्री अलग व्यक्ति को, गृह मंत्री अलग व्यक्ति को, यानी कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, या इसी को कहते हैं विभागीय व्यवस्था, या इसी को कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो सिस्टम। इसका शुरुआत 1861 अधिनियम के तहत ही लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ है। यह पहला चीज याद रखिएगा कि विभागीय प्रणाली का शुरुआत कौन अधिनियम के तहत? तो 1861। और इसी के तहत याद रखिएगा कि पहली बार भारत के वायसराय या गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। क्या दिया? अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। और जब हम अध्यादेश का नाम लेंगे तो आपके माइंड में रिकॉल होना चाहिए कि राष्ट्रपति कौन अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है और राज्यपाल कौन अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत, और राज्यपाल जारी करता है, उसी को पलटाइएगा तो 213 के तहत। किसके तहत? 213 के तहत। और राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वह एक प्रकार का कैसा जो है कि है आपका, तो याद रखिएगा वह उनका विधायी शक्ति अधिकार है। कैसा अधिकार है? राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं, तो अध्यादेश जारी आखिर होते कब है? तो अध्यादेश यानी कि जब लोकसभा और राज्यसभा जब काम नहीं कर रहा होता और हमारे देश को कोई कानून की आवश्यकता
होती है तो वह राष्ट्रपति ही देश को चलाने के लिए जो है कि आगे आते हैं, और वह अल्प समय के लिए जो कानून बनाती है उसी को राष्ट्रपति का अध्यादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति का अध्यादेश कहते हैं। यानी मान लीजिए आपके घर में आपके पिताजी और दो बेटे हैं, पिताजी का एज ज़्यादा हो गया है तो वो ज़्यादा डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और आप दोनों अगर घर में नहीं रहिएगा, कोई व्यक्ति आ जाएगा तो आपके पिताजी थोड़ा सा संभाल सकते हैं फॉर्मेलिटी के तौर पर, तो उसी को क्या कहते हैं कि आप दोनों कार्य में नहीं है या फिर घर के बाहर है और छोटा मोटा काम जो संभाल रहे हैं आपके पिताजी, उसी और पिताजी जिस नियम के हिसाब से वो काम को संभाल रहे हैं उसी को अध्यादेश कहेंगे। क्या कहेंगे? अध्यादेश कहेंगे, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत, और आपका जो करेंगे आपके राज्यपाल वो अनुच्छेद 213 के तहत करेंगे, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करना एक कैसा अधिकार है? तो एक विधायी शक्ति अधिकार है। कैसा अधिकार है? विधायी शक्ति यानी विधायिका, विधायिका यानी लोकसभा राज्यसभा। जब लोकसभा राज्यसभा नहीं रहेगा तो मारेंगे विधायी शक्ति। क्या मारेंगे? विधायी शक्ति। आगे बढ़ते हैं। तो विभागीय प्रणाली का शुरुआत 1861, राष्ट्रपति गवर्नर का अध्यादेश 1861, आप ये याद रखिएगा। और अगर वहां पर आपको विभागीय प्रणाली नहीं देगा तो उसके बदले में पोर्टफोलियो सिस्टम लिखेगा। क्या लिखेगा? पोर्टफोलियो सिस्टम। तो आपको वही समझना है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली या विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम 1861, और अध्यादेश भी 1861। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि किस अधिनियम के तहत जो है कि पहली बार मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचक प्रणाली दिया गया? तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुस्लिमों को पहली बार अलग से या फिर पृथक निर्वाचक प्रणाली का शुरुआत किया गया। और याद रखिएगा 1909 के अधिनियम को जो है कि मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। यह बहुत फेमस क्वेश्चन है। और जब 1909 का अधिनियम जब पारित किया जा रहा था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एच एक्यूट थे। कौन थे? एच एक्यूट थे। और आपको बताए थे 1784 के पारित होने के समय कौन था? तो विलियम पिटमैन था। कौन था? विलियम पिटमैन था। तो आप ये सब भी कंटेंट याद रखने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन आता है। वहीं आपका 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट पहला अधिनियम आया था, इसको पारित होने के समय कौन था? ई वाला भी बता दीजिए। तो आपको वो भी बता देते हैं, याद रखिएगा, लॉर्ड नॉर्थ। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। तो आपको 3 गो प्रधानमंत्री बता दिए। 1773 के समय लॉर्ड नॉर्थ, 1784 के समय 1784 को कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, तो विलियम पीट। और 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के समय कौन थे? याद रखिएगा एच एक्यूट। कौन थे? एच एक्यूट। कौन थे? याद रखिएगा एच एक्यूट। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि शाही उपाधि अधिनियम किस वर्ष आया था? तो शाही उपाधि अधिनियम जो महारानी विक्टोरिया को जो सौंपा गया था, याद रखिएगा, वो दिन था 28 अप्रैल 1876। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कब की गई थी? आपको ब्रांडेड क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत के अंदर में भारत की सम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया को जो घोषित किया गया था 1876 में 28 अप्रैल के दिन, याद रखिएगा। बहुत फेमस सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको कहते हैं? तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जो कहते हैं वो किसको कहते हैं? याद रखिएगा, लॉर्ड मिंटो को कहते हैं। किसको कहते हैं? लॉर्ड मिंटो को। आपको पता है 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। और मिंटो जो थे उस समय कौन थे? आपको बार बार बताते हैं। सेकंड वाला जो थे वो गवर्नर थे या वायसराय थे, और पहला वाला जो हम लिख रहे हैं वहां मार्ले, वो मार्ले कौन थे? तो भारत के सचिव थे। ठीक है, तो 1909 में आपको बताया है कि मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली, तो इसका मतलब वही गवर्नरे का नाम मार दीजिएगा, उसी को उसका जनक कहते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली का जनक लॉर्ड मिंटो को कहते हैं क्योंकि 1909 के समय वो भारत के सचिव के रूप, भारत के वायसराय के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे करके याद रखिएगा, बहुत मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा व्यक्ति वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम सदस्य बने थे? तो याद रखिएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बहुत फेमस क्वेश्चन है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो वायसराय के कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि ब्रिटेन सरकार के द्वारा भारत में पारित किया गया सबसे
कम दिनों तक चलने वाला अधिनियम कौन था? तो यही अधिनियम था 1909 का अधिनियम, जो सबसे कम समय तक चला था। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछता है कि भारत के अंदर में संवैधानिक प्रयोगों में से कौन सा अधिनियम का प्रयोग सबसे कम दिनों तक हुआ है? तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार। याद रखिएगा, बहुत फेमस सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको बताना है कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं? तो 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। याद रखिएगा, और उस समय मॉन्टेग्यू जो थे वो कौन थे? तो मॉन्टेग्यू जो थे वो आपके पहले वाले हैं। तो पहला वाला सचिव है और दूसरा वाला कौन है? दूसरा वाला वायसराय है। याद रखिएगा, चेम्सफोर्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। वहीं 1919 के अधिनियम के तहत याद रखिएगा, जिस प्रकार से 1909 में मुस्लिम को अलग से निर्वाचक प्रणाली दिया था ना, उसी तरह से सिख हो गया, ईसाई हो गया, महिला वर्ग हो गया, या फिर आंग्ल भारतीय समुदाय हो गया, ये सभी को भी आपका पृथक निर्वाचक प्रणाली जो दिया वो 1919 के तहत। और 1909 में याद रखिएगा सिर्फ मुस्लिम को दिया गया था। किसको दिया गया था? सिर्फ मुस्लिम को दिया गया। बाद बाकी सबको, ईसाई हो गया, सिख हो गया, आंग्ल भारत हो गया, महिला वर्ग हो गया, ये सबको 1909 के तहत। क्योंकि आपको पता है कि अगर जहां पर 5 भाई है, अगर दुर्गा पूजा के अवसर पर अगर छोटा वाला भाई को अगर सिर्फ देता है कपड़ा, अगर घर में मिलेगा, तो ये चारों क्या करेगा? ये चारों भी मार करेगा नहीं करेगा कि हमको भी चाहिए। तो इसीलिए क्या बोला था कि चलो भाई इस बार जो है कि कम पैसा है, इस बार नहीं दे पाएंगे, तुम चारों बड़ा है इसीलिए तुम चारों समझ जाओ, ये छोटा बच्चा था इसीलिए इसको हम इस बार दिला दिए, कम पैसा था। तो क्या बोले घर में मम्मी क्या बोली कि अगले बार जरूर दिला देंगे। तो इसका मतलब 1909 में जब सिर्फ अकेले मुस्लिम को मिला, तो उसके अगला बार जो आएगा 1919 आएगा, तो इस बार चारों को दे देगा। किसको किसको भैया? तो सिख को, ईसाई को, उसके बाद आंग्ल भारतीय समुदाय को और महिला वर्ग को। इसको 1919 के तहत। तो शायद अब आपके माइंड में बात यह फिट बैठ गया होगा कि 1909 में सिर्फ मुस्लिम समुदाय को मारना है, अब बाद बाकी जो आएगा सिख, ईसाई वगैरह ये सब 1919 में मार देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ने का तो बहुत जगह पढ़ते होंगे, लेकिन आपके माइंड में बात फिट शायद नहीं बैठ पाता होगा, क्योंकि इतना समय किसी के पास नहीं है, बड़े बड़े टीचर के पास, कि आपको एक एक चीज करके दिमाग में बैठा दे। आपको मेहनत करना पड़ेगा मेरे साथ, और तभी जाके आप जो है कि अंतिम रूप से सक्सेस हो पाइएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन किसे कहते हैं? तो आपको पता है प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था 1919 के तहत ही शुरू हुआ है। बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत फेमस। आप याद रख लीजिए, कॉपी में नोट डाउन भी कीजिएगा साथ में। जो थोड़ा कमजोर लड़के होंगे वो थोड़ा सा नोट डाउन कीजिएगा। देखिएगा, 2 क्वेश्चन माइंड में फिट बैठाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा प्रांतों में द्वैध शासन का शुरुआत 1919, वहीं अगर पूछेगा केंद्र में द्वैध शासन का शुरुआत तो 1935। ठीक है, तो याद रखिएगा 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन, 1935 में केंद्र में द्वैध शासन। क्योंकि आप लोग को पता है कि केंद्र में सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है वो 1935 के अधिनियम का ही पड़ा है। तो 1935 में मारिएगा केंद्र में द्वैध शासन। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन 1935। वहीं 1919 में मारिएगा प्रांत में द्वैध शासन। ठीक है, आप याद रखिएगा, बहुत फेमस सवाल है। वहीं प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लियोनस कार्टियस को। किसे कहा जाता है? लियोनस कार्टियस को। किसे कहा जाता है? तो लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताइए, वहीं 1919 अधिनियम के तहत याद रखिएगा आपका लोक लेखा समिति का स्थापना किया गया 1921 में, और इसी के तहत याद रखिएगा आपका संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना 1926 में ली आयोग के सिफारिश पर। वहीं आपका 1926 में महिला ने पहली बार 1919 अधिनियम के तहत ही वोट देने का भी काम किए हैं। याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि 1935 का भारत शासन अधिनियम किस रिपोर्ट पर आधारित था? तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। किस रिपोर्ट पर? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। क्योंकि आपको पता है जब 1919 का अधिनियम पारित हो रहा था तो उस समय ब्रिटेन सरकार के द्वारा बोला गया था कि अगले 10 वर्षों के बाद जो है कि हम 1919 के अधिनियम को जांच करने के लिए भेजेंगे। तो याद रखेगा 1927 ईस्वी में 8 नवंबर, जो डेट बताएंगे याद रख लीजिएगा, एग्जाम में आगत पे छूटेगा तो हमको नहीं बोलिएगा। 8 नवंबर 1927 को
ब्रिटेन के लंदन में, याद रखिएगा, साइमन कमीशन का गठन होता है। क्या होता है? गठन होता है। गठन डेट भी पूछता है, तो गठन डेट सहित याद रखिएगा 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन होता है भैया। कहाँ में? तो लंदन में, ठीक है। और जितना उसमें सदस्य था ना, सभी का सभी गोरा सदस्य था, गोरे गोरे लोग थे, इसीलिए साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं, याद रखिएगा। और साइमन कमीशन जो भारत आया हुआ 3 फरवरी 1928 को आया। कब आया? 3 फरवरी 1928 को भारत आया और 1919 के अधिनियम का जांच करने लगा, और इसको जांच करने में लगभग 2 वर्ष लग गए। और जब 2 वर्ष लग गया तो 1930 ईस्वी आ गया, और याद रखिएगा 1930 में जाके साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश किया, याद रखिएगा, ब्रिटेन सरकार को। और ब्रिटेन सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए 1930 में ही लंदन में ही, याद रखिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। उसके बाद अगले वर्ष 1931 में द्रुत गोलमेज सम्मेलन बुलाया, और तीसरे साल 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन बुलाया, याद रखिएगा। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन पर जो है कि बैठक होने के बाद अंतिम रूप से 1935 का अधिनियम ब्रिटेन सरकार ने पारित किया। तो आप यहां पर क्वेश्चन है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम किस रिपोर्ट पर आधारित था? तो अब आप बता सकते हैं कि साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित था। किस पर आधारित था? तो साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन में 3 डेट, यही सब क्वेश्चन पूछता है, यही बच्चा फंसता है। साइमन कमीशन का गठन तो सब याद करके जाता है, यार गठन 1927 में हुआ है, लेकिन डेट आपको बता रहे हैं 8 नवंबर, कितना? 8 नवंबर 1927। भारत आया 3 फरवरी 1928 और रिपोर्ट दिया 1930 में, 1930 में। और याद रखेगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत के तरफ से अछूत के रूप में हिस्सा कौन लिए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिए थे। और आप लोग को पता है कि दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा था 1931 में लंदन में, उसमें भारत राष्ट्र कांग्रेस ने हिस्सा लिया था, और भारत राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में महात्मा गांधी गए थे। गए थे कि नहीं गए थे? महात्मा गांधी गए थे। और महात्मा गांधी जो गए थे हिस्सा लेने के लिए, पूछता है क्वेश्चन, कौन जहाज से गया था? महात्मा गांधी जो गए थे आपके लंदन द्रुत गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कौन से जो है कि जहाज से गए थे? तो याद रखिएगा INS राजपूताना नाम के जहाज से। कौन जहाज से? INS राजपूताना नाम के जहाज से। और वहां से जो भारत वापस लौटा किस जहाज से? तो बोला कि जब राजपूताना में हम घूमिए लिए एक बार अलग जहाज से जाते हैं। तो याद रखिएगा वो भारत जो आया वो वेंस्टियाना नामक जहाज से। किस जहाज से? वेंस्टियाना नामक जहाज से। तो गया राजपूताना से, आया वेंस्टियाना से, अर्थात दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेके, अर्थात 1931 में, 1931 में। और 1931 में ही गांधी इरविन समझौता भी होता है। गांधी इरविन समझौता भी होता है। और याद रखिएगा इसके जस्ट 1 वर्ष के बाद, याद रखिएगा आप लोग, कि 1932 में पूना के यरवदा जेल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट या फिर पुनः समझौता होता है। बहुत ही फेमस सवाल है, बहुत ही फेमस सवाल है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि 1935 के अधिनियम के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टैनले बाल्डविन थे। कौन थे? स्टैनले बाल्डविन। तो आपको हम 4 प्रधानमंत्री बताए। 1773 के समय कौन थे? तो लॉर्ड नॉर्थ थे। 1784 के पिट्स इंडिया, अच्छा पीट यानी विलियम पीट। वहीं आपको बताए 1909 के अधिनियम के समय कौन थे? तो H एक्यूथ। वहीं 1935 के समय कौन है? तो याद रखिएगा 1935 के समय कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? तो याद रखिएगा कौन थे? तो आपको एक बाल्डविन साहब थे, स्टैनले बाल्डविन। आपको हम 1919 का भी पूछता है, लेकिन 1919 का आप लोग मार दीजिएगा, नहीं भी मारिएगा तो आपको हम जुगाड़ आपको हम दे चुके हैं, तो आप शायद आप मार सकते थे, आपको हम दिए थे। आप लोग याद भी करते होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड जॉर्ज थे। कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे। आपको हम, मेरा ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, जो लगातार रहते होंगे वो जो है कि आराम से इस क्वेश्चन को कर दीजिएगा। तो याद रखिएगा कि 1919 के समय लॉर्ड जॉर्ज, 1909 के समय H एक्यूथ, 1773 के समय कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ, 1784 में पिटमैन, और 1935 में हो गए स्टैनले बाल्डविन। और इस सबसे में से सबसे फेमस है आपका कौन? तो 1947 के समय
पूछता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने भारत को आज़ादी का घोषणा जो है कि किया था, तो याद रखेगा क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली, यही सबसे फेमस है। कमजोरी ऐसा भी लग रहा है, आप इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप लोग कमज़ोर नहीं होइएगा। हम लोग का अभी एज ढल गया है तो थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन आप लोग तो अभी युवा हैं, अभी आप लोग कुछ भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग अभी फिलहाल मेहनत कीजिए अच्छे से और एक अच्छा सा जॉब लीजिए और अच्छा ऐसा जो है कि लड़की देख के आप लोग शादी उदी कीजिए एकदम आराम से, बाराती उराती हम लोग चलेंगे एकदम पूरा धूमधाम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग मेहनत कीजिए और जिस दिन आप जॉब ले लीजिएगा देखिएगा आपके यहाँ जो है कि लड़की का लाइन लग जाएगा, ठीक है। और जो लड़की जॉब लीजिएगा वो लड़का सेटिंग लगाएगा कि कैसे हम जो है कि कर ले, तब जो है कि हम बैठ के खाएंगे। लेकिन आप जो लड़की जो वर्ग में है, जो आप लोग जॉब जब लीजिएगा तो आप लोग समझिए कि अपने हिसाब से शादी कीजिएगा कि मेरा जो है कि अच्छा से ज़िंदगी चल जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, और ऐसे तो अनुच्छेद 21 कहता है कि अपने अनुसार हम जीवन साथी चुन सकते हैं, तो आप लोग तो अपने आप में स्वतंत्र हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल बताइएगा कि कौन से अधिनियम बहुत फेमस, लिख लीजिएगा नोट डाउन करके, किस अधिनियम का सबसे प्रमुख विशेषता प्रांत स्वायत्तता था? प्रांत स्वायत्तता, तो 1935, प्रांत स्वायत्तता 1935। और 1935 के अधिनियम को ब्लूप्रिंट की संज्ञा दिया गया है। क्या दिया गया है? ब्लूप्रिंट की संज्ञा। तो क्योंकि ब्लूप्रिंट का मतलब होता है सीधा सीधा टू कॉपी कर लेना, छाप लेना, फोटो कॉपी करवा लेना। तो 1935 का अधिनियम से लगभग 250 प्लस अनुच्छेद जो है कि डायरेक्ट हूबहू आपके भारत के संविधान में ले लिया गया है। और आपको बता दें कि 1935 के अधिनियम में कुल अनुच्छेद की संख्या कितना था? तो 321। 321 में से लगभग 250 अनुच्छेद जो है वह भारतीय संविधान ने ले लिया है। और वहीं आपका 1935 के अधिनियम में 10 अनुसूची 321 अनुच्छेद याद रखेगा, 10 अनुसूची 321 अनुच्छेद याद रखेगा, और इसीलिए इसको ब्लूप्रिंट की संज्ञा दिया गया। वहीं अगर हम बात करते हैं कि प्रांत स्वायत्तता किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी, तो 1935 का अधिनियम। और 1935 के अधिनियम को दो महापुरुष ने अपने दो स्टेटमेंट के रूप में पुकारा है, जो बार बार एग्जाम में पूछता है। एक बार 66वीं बीपीएससी का एग्जाम हो रहा था, तो उसमें से एक कथन था कि 1935 के अधिनियम को किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया कि यह बिना ब्रेक वाली इंजन है। इसमें बोगी तो बहुत है, लेकिन यह बिना ब्रेक वाली इंजन है। यानी कहने का मतलब है कि आपको बहुत बड़ा ट्रेन दे दिया जाए और इंजन में ब्रेक नहीं रहेगा तो कोई काम का रहेगा? तो नहीं रहेगा। तो बिना ब्रेक वाली इंजन वगैरह देगा ना, तो मारिएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या मारिएगा? जवाहरलाल नेहरू। वहीं जवाहरलाल नेहरू ने इनको जो है कि गुलामी का दास्ता पत्र भी कहा है। क्वेश्चन पूछता है कि 1935 के अधिनियम को किस व्यक्ति ने गुलामी का दास्ता पत्र कहा है? तो नेहरू। और बिना इंजन में बिना ब्रेक वाला भी चीज कौन कहा है? तो नेहरू। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको क्या कहा है? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी चाहिए कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग में पुनः उत्पादित कर दिया गया। यानी 1935 के अधिनियम में पहले का ही चीज बहुत सब जोड़ दिया गया था, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे कहा है कि हमें नहीं इसमें क्षमा मांगनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार में सबसे अधिक सदस्य जो पहुंचा था वो संविधान सभा में कहां से पहुंचा था? तो आप लोग को पता है कि संयुक्त प्रांत से पहुंचा था। जब आपका कैबिनेट मिशन भारत आया, जब आपका कैबिनेट मिशन भारत आया तो उसका सबसे प्रमुख टारगेट था कि भारतीयों को एक अलग संविधान बनाने का मौका दिलाने के लिए आया था। और कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वह 24 मार्च 1946 को आया था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। और कैबिनेट मिशन में सदस्य की संख्या कितना था? तो 3 गो था। कितना था? कैबिनेट मिशन में सदस्य कितना था? तो 3 था। और 3 में से याद रखिएगा, इसके लिए एक ट्रिक होता है, याद रखिएगा KAL काल, KAL काल। और याद रखिएगा के का मतलब होता है स्टोफर्ड क्रिप्स, आपको शॉर्ट में याद रखिएगा क्रिप्स। ए का मतलब होता है अलेक्जेंडर, और एल का मतलब होता है लॉरेंस, और पूरा नाम होता है पेंथिंग लॉरेंस। और यह जो पेंथिंग लॉरेंस या फिर एल जो हो गया ट्रिक्स,
से इसी की अध्यक्षता में आया था। किसकी अध्यक्षता में? तो पेंथिंग लॉरेंस की अध्यक्षता में आया था। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वह किसकी अध्यक्षता में आया था? तो यही याद रखिएगा, KAL में L याद रखिएगा। किसकी अध्यक्षता में? KAL की अध्यक्षता में आया था। L के अध्यक्षता यानी कि पेंथिंग लॉरेंस की अध्यक्षता में आया था। और कुल कितना सदस्य? तो 3 सदस्य। इससे पहले आपको बताए थे आपको साइमन कमीशन जो 1928 में भारत आया था उसको व्हाइट मैन कमीशन कहे थे। क्या कहते हैं? व्हाइट मैन कमीशन कहे थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है। वहीं आप लोग को पता है कि जब संविधान सभा का गठन किया जा रहा था तो उसमें कुल सदस्य की संख्या कितना था? तो 389 सदस्य था। तो 389 में सबसे अधिक कहां से था? तो संयुक्त प्रांत से। कहां से था? संयुक्त प्रांत से, याद रखिएगा। और अगर बात करते हैं कि भारत का संविधान कैसा है, तो अंशतः लचीला, अंशतः कठोर। अंशतः लचीला, अंशतः कठोर। तो चलिए हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन करते हैं, फटाफट याद रखिएगा। वहीं आप लोग को पता है कि भारत का जब विभाजन चल रहा था तो वह विभाजन जो हुआ था वह माउंटबेटन प्लान के तहत हुआ था। किस प्लान के तहत? माउंटबेटन प्लान के तहत हुआ था। याद रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ है? तो माउंटबेटन योजना के तहत। बहुत फेमस जो बता रहे हैं, याद रखिएगा। भारत का विभाजन, याद रखिएगा, माउंटबेटन योजना के तहत हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन यह पूछता है कि माउंटबेटन योजना किस वर्ष प्रकाशित हुआ? जो बोल रहे हैं, याद रखिएगा। माउंटबेटन योजना जो प्रकाशित हुआ था वह डेट सहित याद रखिएगा 3 जून 1947। 3 जून 1947। 3 जून 1947। और यहीं पर आपको हम एक दिवस याद करवाना चाहते हैं, आपको ब्रेक करते हैं। 3 जून को हम लोग साइकिल दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? साइकिल दिवस। क्योंकि आपको पता है साइकिल जो आप बचपन में चलाते होंगे वो उस पर हम लोग 3 लोडिंग करते थे, यानी 3 जन बैठते थे। कितने जन? 3 जन। हम नया नया साइकिल चलाने सीखे थे, हम मेन सीट पे बैठे थे जिस पे गद्दा वाला रहता है, उसके आगे डंटा रहता है ऐसे साइकिल पे। उस पे भी एगो छुटकुनिया वाला जो है कि एगो सीट रहता था पहले के जमाने में साइकिल पे। या नहीं है तो आप ऐसे बैठिए, जो है कि एगो वहां बैठाते थे, एगो पीछे कैरियर पे बैठाते थे। ठीक है, तो हम लोग साइकिल पे कितने जन बैठ रहे हैं? 3 जन। यानी 3 जून को साइकिल दिवस। 3 जून को साइकिल दिवस। 3 जून को साइकिल दिवस। और साइकिल के आविष्कारक आप लोग को हम लोग बचपन में याद करते थे, लेकिन अब वो सब क्वेश्चन नहीं आता है, वो सब का युग अब खत्म हो चुका है। ऐसे साइकिल के आविष्कारक जो थे वो मैकमिलन थे। कौन थे? मैकमिलन थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम था वो माउंटबेटन प्लान पर आधारित था। और इस माउंटबेटन प्लान को याद रखिएगा बाल्कन प्लान भी कहते हैं, इसे हम लोग डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं, इसे हम लोग इस्मा प्लान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्मा प्लान। और याद रखिएगा कि माउंटबेटन प्लान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था माउंटबेटन प्लान, अर्थात भारत के विभाजन के संदर्भ में। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत का विभाजन एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान के रूप में जो हुआ है वह किस योजना के तहत? तो अगर आपको माउंटबेटन योजना नहीं भी रहेगा, अगर डिकी बर्ड रहेगा या इस्मा प्लान रहेगा या बाल्कन प्लान रहेगा तो आप यही सब आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी पूछता है कि बाल्कन प्लान जो था वह किस व्यक्ति के दिमाग की उपज थी? यही क्वेश्चन पूछता है। तो बाल्कन प्लान जो था वह माउंटबेटन के दिमाग की उपज थी। किसके दिमाग? माउंटबेटन, इसीलिए सबसे मेन नाम है माउंटबेटन प्लान। और माउंटबेटन प्लान प्रकाशित कब हुआ था? तो 3 जून 1947 को। 3 जून 1947। और जब 3 जून का हम नाम लेते हैं तो कौन सा दिवस भैया? तो साइकिल दिवस। कौन सा दिवस? साइकिल दिवस। ठीक है, जुगाड़ कुछ ऐसा करके आप पढ़िए जो कि आपको सब दिन के लिए याद हो जाए, कम से कम नौकरी आपका हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि 1947 का जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम जब प्रस्तुत किया गया ब्रिटेन सरकार के सामने तो वह कब पारित हुआ? तो याद रखिएगा वह पारित हुआ 18 जुलाई 1947 को। बहुत फेमस, जो बिहार एसआई में बैठने वाले हैं ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन उठता है यहां से। तो 2 क्वेश्चन, भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटेन सरकार के सामने कब प्रस्तुत किया गया ब्रिटेन के संसद में? तो याद रखिएगा 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया। और जस्ट इसके 14 दिन के बाद जो है कि वह पारित हो गया। तो 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ ब्रिटेन के संसद में कि भारत को आजाद होना चाहिए। और उसको प्रस्तुत कब किया गया था? तो 4 जुलाई 1947। आपको डिफरेंट रखना है 14 दिन का। कितना दिन का? 14 दिन का याद रखिएगा। 14 दिन का याद रखिएगा डिफरेंट होता है।
आए, 4 जुलाई को प्रस्तुत किए, 18 जुलाई को पारित हो गया और तब जाके अगले महीना में 15 अगस्त 1947 को जो है कि हम लोग को जो है कि आज़ाद करने का घोषणा किसके द्वारा भैया? क्लीमेंट एटली के द्वारा। किसके द्वारा? क्लीमेंट एटली, जो कि आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे भारत के आज़ादी के समय। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव। याद रखिएगा, बेनेगल रामाराव जो थे वो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। वहीं संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। कितने उपाध्यक्ष थे? 2 उपाध्यक्ष। तो याद रखिएगा, 2 उपाध्यक्ष में से पहला उपाध्यक्ष था एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी याद रखिएगा। और दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे? तो वी.टी. कृष्णमाचारी। वी.टी. कृष्णमाचारी। तो याद रखिएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबको याद है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष याद रखिएगा वी.टी. कृष्णमाचारी। वी.टी. कृष्णमाचारी। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव थे। वहीं अगर हम बात करते हैं संविधान सभा के मुख्य सचिव कौन थे, तो याद रखिएगा एच.बी.आर. अयंगर। एच.बी.आर. अयंगर। एच.बी.आर. अयंगर। तो आप ये सब कंटेंट याद रखिएगा, बहुत फेमस सवाल है, पूछता है प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से याद रखिएगा आपका ब्रिटिश प्रांत से कितना था? तो ब्रिटिश प्रांत से 292 था। ब्रिटिश प्रांत से कितना था? 292 था। और 93 को देसी रियासत था। 93 को देसी रियासत था। और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। तो याद रखिएगा कि जब हमारा संविधान का गठन किया जा रहा था, या संविधान सभा का गठन, वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ है संविधान सभा गठन। उसमें कुल सदस्य की संख्या 389 थी, लेकिन आगे चलकर जब हमारा देश विभाजित हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो याद रखिएगा कि हमारे देश में कुल सदस्य की संख्या 299 बच गई। कितनी बच गई? 299 बच गई। और 299 में से याद रखिएगा आपका 229 जो बचा वो ब्रिटिश प्रांत के लिए, और 70 जो बचा वो देसी रियासत के लिए। किसके लिए? देसी रियासत। और इससे पहले बताए थे आपको, कुल 389 सदस्य में से आपका जो था वो 93 को था देसी रियासत के लिए, और उसके बाद आपका 296 जो था वो था आपका ब्रिटिश प्रांत के लिए। किसके लिए था? ब्रिटिश प्रांत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? एल.एन. मुखर्जी। कौन थे? एल.एन. मुखर्जी। मुख्य प्रारूपकार एल.एन. मुखर्जी। और मुख्य सलाहकार जो थे संवैधानिक वो बी.एन. राव थे। और संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, दूसरे उपाध्यक्ष वी.टी. कृष्णमाचारी। और संविधान सभा के मुख्य सचिव कौन थे? याद रखिएगा एच.बी.आर. अयंगर। एच.बी.आर. अयंगर। एच.बी.आर. अयंगर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि प्रांतों या देसी रियासत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। साधारणतः कितना लाख की आबादी पर एक सीट आवंटित किया गया था? लगभग 10 लाख। कितना लाख? 10 लाख। अभी भी लोकसभा का जो गठन होता है वह 7.5 लाख से 10 लाख के बीच की आबादी पर एक लोकसभा का गठन किया गया है, याद रखिएगा अभी क्या। और उस समय संविधान सभा में ही भी 10 लाख पर जो है कि एक सीट आवंटित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, संविधान सभा से प्रमुख समिति एवं अध्यक्ष का फटाफट रिकॉल करवाते हैं। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं संघ संविधान समिति, तो संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांत संविधान, तो प्रांत, अलग अलग प्रांत को एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। तो प्रांत संविधान सभा के सदस्य कौन थे? याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति को याद रखिएगा पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, याद रखिएगा। और उसी को प्रारूप समिति भी कहते हैं। और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और इसमें कुल सदस्य की संख्या 7 थी। और याद रखिएगा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 2 क्वेश्चन, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, दोनों का जवाहरलाल नेहरू है। दोनों का कौन है? जवाहर। अब प्रांत का कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन का कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि अध्यक्ष जो होते हैं ना वही संचालित करते हैं कोई भी प्रोग्राम को। ठीक है, तो संचालन समिति का अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं अगला क्वेश्चन बताना है कि मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले याद रखिएगा मौलिक अधिकार संबंधी जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा जे.बी. कृपलानी थे। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे, याद रखिएगा। और एच.सी. मुखर्जी से पहले आपको बताया संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष यानी हरीश चंद्र करके नाम था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं,
संविधान सभा में सदस्यों में अनुसूचित जनजाति सदस्य की संख्या कितनी थी? 33। अनुसूचित जनजाति 33 था। और वहीं अगर बात करते हैं महिला सदस्य 15 था। महिला सदस्य कितना था? 15 था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को किस व्यक्ति के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य का प्रस्ताव के साथ पारित हुआ? तो याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष, याद रखिएगा, उद्देश्य का प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया हुआ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्देश्य का प्रस्ताव को हम लोग आगे चल के जब यह पारित हो जाएगा तो यही प्रस्तावना बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रस्तावना। तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को जो है कि स्टार्ट जो किया गया था वो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। उसके बाद 11 दिसंबर को जो हुआ था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। वहीं आपका 13 दिसंबर को जो हुआ था, दो का गैपिंग है, 9, 11, 13। 9 को सच्चिदानंद सिन्हा पहला अध्यक्ष, बुजुर्ग सदस्य थे, राजेंद्र प्रसाद उपस्थित नहीं हो पाए थे तो वो आए थे। और 11 दिसंबर को वो आ गए तो वो हट गए। और 13 दिसंबर को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य का प्रस्ताव किसने रखा? तो याद रखिएगा डॉक्टर किसने रखा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। और आगे चलकर यह रख कब रहा है? तो 13 दिसंबर 1946 को, यानी दिसंबर महीना भी लास्ट है। और जैसे अगला साल 1947 में हम लोग प्रवेश करेंगे जनवरी महीना में, तो जो डेट बोलने जा रहे हैं पहले ही इंगित कर दे रहे हैं, याद रख लीजिएगा कान खोल के। वह डेट है आपका 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य का प्रस्ताव पर फाइनलाइज सिग्नेचर हो गया और यह पारित हो गया। क्या हो गया? पारित। तो क्वेश्चन पूछता है कि उद्देश्य का प्रस्ताव कब रखा गया संविधान सभा में? तो याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को। किसने रखा? तो याद रखिएगा आपका जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और जो है कि यह पारित कब हुआ? तो अगला साल पारित हुआ। याद रखिएगा वह क्या तारीख था? तो याद रखिएगा 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1947 में जब स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना था तो उसमें विदेश मंत्री कौन बना था? तो जवाहरलाल नेहरू। विदेश मंत्री कौन बना था? जवाहरलाल नेहरू। वहीं भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि गृह मंत्री का ही काम होता है आपका किसी भी राज्य के से काट कर अलग राज्य बनाना, या नए राज्यों का प्रवेश जो होता है वो गृह मंत्रालय के अधीन ही होता है। तो भारत के अंदर में आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल अलग अलग प्रांत को जो है कि मिलाने का भी काम करते थे। हैदराबाद के पास भी गए थे, हरि सिंह के पास भी गए थे कश्मीर में, उसके बाद जूनागढ़ भी गए थे। तो आप लोग को ये कहानी सुने होंगे। ठीक है, हैदराबाद देसी रियासत जो थे उनको ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया, यानी पुलिस कार्रवाई के तहत उसको मिलाया, यानी वो मिल नहीं रहा था यहाँ पर। ठीक है, ऑपरेशन कैटरपिलर भी करना पड़ा। वहीं आपको जम्मू कश्मीर को जो है कि आपको क्या करना पड़ा? तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके हरि सिंह से जो है कि आपको मिलवाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही हाथ था ये एकता करने का। तब ना जाके हम जो है कि आपका जो है कि ये 31 अक्टूबर को हम लोग एकता दिवस मनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को। तो याद रखिएगा भारत के पहले गृह मंत्री भी कौन होंगे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे, याद रखिएगा। वहीं आपका जूनागढ़ को जो मिलाया था जनमत संग्रह के द्वारा, यानी वोटिंग करके। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री 1000 बार बताएं, अबुल कलाम आजाद। कौन थे? अबुल कलाम आजाद। और इनके जयंती को प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे? विधि यानी कानून। कानून के सबसे बड़े निर्माता कौन है जो संविधान का रचना किया? तो बोलिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो भारत के पहले विधि मंत्री या कानून मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और हम लोग विधि दिवस या कानून दिवस या संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर। कब मनाते हैं? 26 नवंबर। और राष्ट्रीय दूध दिवस भी 26 नवंबर। और फिर आपका राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण दिवस भी 26 नवंबर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो अगर जिसके पास बल रहेगा वही अपने आप को रक्षा कर पाएगा। तो बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री। बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री बने थे, याद रखिएगा। और वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृता कौर। और राजकुमारी अमृता कौर के बारे में एक और क्वेश्चन आता है कि भारत के अंदर में एक ही डिपार्टमेंट को संभालने वाली सबसे लंबे समय तक, यानी कि राजकुमारी अमृता
कौर जो थे वो जो है ना स्वास्थ्य विभाग उनके पास था। तो स्वास्थ्य विभाग लगभग वह 32 साल तक संभाली है अकेले। याद रखेगा 32 वर्ष तक मंत्री बनी है, यानी अलग अलग प्रधानमंत्री बने, लेकिन मंत्री जो उनको बार बार मिलते रहा राजकुमारी अमृता कौर को, वह कौन सा पद, तो याद रखेगा स्वास्थ्य मंत्री। तो भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, याद रखेगा राजकुमारी अमृता कौर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, सनमुखम शेट्टी। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो सनमुखम शेट्टी। वित्त मंत्री कौन थे, सनमुखम शेट्टी। वहीं भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, जॉन मथाई। रेल मंत्री कौन थे, जॉन मथाई। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है भी रेल आदमी को रेल पर चढ़ने में डर लगता है, क्योंकि आदमी सबका जान अभी पूरा जा रहा है, जो एक्सीडेंट वगैरह जो हो रहा है। तो रेल मंत्री जॉन मथाई, रेल मंत्री जॉन मथाई, रेल मंत्री जॉन मथाई, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है संविधान को किस तारीख, संविधान को डेट सहित संविधान द्वारा कब पारित किया गया। तो संविधान सभा को डेट सहित 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया और इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और आपका 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी। इसको पारित कब किया गया, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को, और उसी दिन लगभग 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। इसीलिए याद रखिएगा 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, लेकिन पूर्णतः लागू हुआ आगे चल के 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो आपको बताया है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, लेकिन संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई है, याद रखिएगा जब संविधान हमारा लागू हुआ ना, उससे 2 दिन पहले, और याद रखिएगा उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 होता है। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई है। और याद रखिएगा कि इसी तारीख को 3 महत्वपूर्ण घटना घटित हुआ है। घटना नहीं मतलब पॉजिटिव वे में ही सुनिएगा। तो संविधान सभा के अंदर अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ है और इसी दिन 3 क्वेश्चन हुआ है या फिर 3 गो चीज नियुक्त हुआ है। तो भारत का जो राष्ट्रगान जन गण मन है, इसको भी अपनाया 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत वंदे मातरम, इसको भी अपनाया 24 जनवरी 1950 को। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं सर्वसम्मति से, वह भी 1950 को 24 जनवरी के दिन ही बनते हैं। ये तीनों कंटेंट आपका याद रखिएगा। और अंतिम बैठक के दिन, और संविधान सभा के अंतिम बैठक जब 24 जनवरी 1950 को हो रहा था, तो संविधान सभा के कुल 284 सदस्य ने हस्ताक्षर किया था। कितना सदस्य ने? कुल 284 सदस्य ने हस्ताक्षर किया था। याद रखिएगा, बहुत फेमस सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन किया। तो सत्यापन जो किया हुआ 1949 में किया। कब किया? 1949 में। लेकिन भारत जो राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था वो 1947 में ही बना था। कब बना था? 1947 में। लेकिन अंतिम रूप से सत्यापन 1949 में हुआ और राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है और राष्ट्रमंडल का स्थापना 1931 में ही हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। और याद रखिएगा पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था और भारत जो है कि दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा लिया था 1934 में। आगे बढ़ते हैं, और 1934 का जो राष्ट्रमंडल खेल हो रहा था वो लंदन में ही हो रहा था, तब जाके वहां पर भारत का टीम हिस्सा लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान में उद्देश्य का प्रस्ताव कहां से लिए हैं। तो उद्देश्य का प्रस्ताव हम लोग कहां से लिए हैं? तो याद रखिएगा हम लोग उद्देश्य का प्रस्ताव जो लिए हैं वो कहां से लिए हैं? तो याद रखिएगा यूएनओ के चार्टर से। कहां से लिए हैं? यूएनओ के चार्टर से लिए हैं। और याद रखिएगा कि उद्देश्य का या प्रस्तावना को हमारे संविधान के द्वारा जो है कि उसमें 3 जो संशोधन किया गया था 3 शब्द का, वो कौन कौन सा? तो याद रखिएगा कि हमारे प्रस्तावना में जो है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 नए शब्द जोड़े गए। 3 नए शब्द कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा आप लोग समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आपका अखंडता, ये 3 नए शब्द जोड़े गए। और याद रखिएगा कि हमारे प्रस्तावना में याद रखिएगा कितने प्रकार का जो है कि न्याय है, तो 3 प्रकार का न्याय है। और कितने प्रकार का स्वतंत्रता है? तो 5 प्रकार का स्वतंत्रता है। और कितने प्रकार का बंधुत्व है? तो 1 प्रकार का बंधुत्व है। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन बहुत फेमस है। और भारतीय संविधान में जो है कि आपका जो प्रस्तावना की भाषा लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना भाषा ऑस्ट्रेलिया से। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रस्तावना भाषा ऑस्ट्रेलिया, लेकिन प्रस्तावना कहां से लिए हैं? तो याद रखिएगा प्रस्तावना जो लिए हैं वो अमेरिका से लिए हैं। प्रस्तावना अमेरिका से लिए हैं, लेकिन प्रस्तावना भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हम भारत के लोग जो प्रस्तावना में वर्णित शब्द ये कहां से लिए हैं? तो यूएनओ के चार्टर से। कहां से लिए हैं? यूएनओ के चार्टर से लिए हैं। वहीं आपका बंधुत्व कितने प्रकार का है? तो याद रखिएगा आपका बंधुत्व जो है वह 1 प्रकार
प्रकार का है, बंधुत्व कितने प्रकार का, एक प्रकार का, और समानता कितने प्रकार का, दो प्रकार का। समानता कितने प्रकार का, दो। और समानता कहां से लिए हैं, फ्रांस के संविधान से लिए हैं। वहीं आपका जो अगर हम बात करते हैं न्याय कहां से लिए हैं, तो रूस से लिए हैं। तो चलिए हम लोग कम से कम आपको 50 अनुच्छेद हम जल्दी से 7 से 8 मिनट के अंदर रिकॉल करवा देते हैं। 50 अनुच्छेद आप फटाफट सुनने का प्रयास कीजिएगा और रिकॉल कीजिएगा। बताइएगा कि संघ और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1, संघ और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1। वहीं नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना 2। लेकिन पहले से कोई नए राज्य है उसको काट कर जो है कि कोई नया राज्य अगर बनाएगा, नए राज्य का निर्माण या क्षेत्र में परिवर्तन, तो 3 में, क्षेत्र में परिवर्तन 3, यानी पहले प्रवेश कराएगा 2 में, क्षेत्र में परिवर्तन वगैरह करेगा तो याद रखिएगा 3 में। वहीं अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 4, तो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत हुए परिवर्तन को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, वो अनुच्छेद 4 में, अनुच्छेद 4। लेकिन पूछेगा ना, आप 1 2 3 याद रखिएगा, ठीक है। इधर फिर आगे बढ़ते हैं। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता जो देने का था नियम, वो अनुच्छेद 5 में। वहीं अनुच्छेद 6 और 7 को एक बार में रिकॉल करते हैं। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान से जो व्यक्ति सीधे भारत आया अनुच्छेद 6 के तहत, और जो व्यक्ति पहले भारत का था पुनः पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से पुनः भारत आया, उसको नागरिकता अनुच्छेद 7 के तहत, अनुच्छेद 7 यानी 6 7 एक बार में। पाकिस्तान से सीधा भारत नागरिकता 6, और जो पहले भारत में था पुनः पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से पुनः भारत आया, तो वह अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका कि नागरिकता अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में, 8 में, नागरिकता अधिकार 8 में। वहीं अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः उसकी समाप्त हो जाएगी, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 याद रखेगा, अनुच्छेद 9। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका अनुच्छेद 10 का, तो आप लोग रिकॉल कीजिएगा कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, वह अनुच्छेद 10 में है, नागरिकता अधिकार का बना रहना 10 में है। लेकिन नागरिकता अधिकार का वर्णन जो है वह 8 में ही है। आपको 9 याद रखना है, आपको 11 याद रखना है, उधर आपको 5 6 7 याद रखना है, इससे बाहर आपको नहीं देगा, याद रखेगा। अनुच्छेद 11 में कहता है कि भारत के अंदर में जो भी नागरिकता संबंधी कानून बनाएंगे वो भारत की संसद बनाएगी। कौन बनाएगी, भारत की संसद बनाएगी, याद रखेगा, बहुत फेमस है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 12 जो है 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक भाग 3 आता है। भाग कौन आता है, भाग 3। भाग 1 जो है वह 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 आपका 5 से लेकर 11 तक है, और भाग 3 12 से लेकर 35 तक है। यहीं से सवाल उठता है, और डीपीएसपी जो 36 से लेकर 51 तक है, अक्सर क्वेश्चन यहीं से उठता है। तो आप लोग को हम फटाफट रिकॉल करवाते हैं बहुत कम समय में, क्योंकि समय भी ज्यादा हो रहा है, हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास कर रहे हैं। बताइएगा मौलिक अधिकार की परिभाषा, सबसे पहले 12 स्टार्ट कर रहे हैं, 12 में सबसे पहले मौलिक अधिकार शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकार की परिभाषा, मौलिक अधिकार की परिभाषा, राज्यों के संदर्भ में मौलिक अधिकार की परिभाषा, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12। वहीं अगर बात करिएगा कि मौलिक अधिकार पर कोई ऐसा निगेटिव प्रभाव नहीं पड़े जैसा कि संसद कोई कानून बनाए, यानी संसद अगर कोई, यानी कि हमारे देश के आजाद होने से पहले जो भी मौलिक अधिकार संबंधी कानून चल रहे थे और देश आजाद होने के बाद जो मौलिक अधिकार बने हैं, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं हो सकती है, या फिर संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जिसमें मौलिक अधिकार में कमी हो या हनन हो। वो अनुच्छेद 13 में है, अनुच्छेद 13 में है। वहीं अनुच्छेद 14 में क्या है, तो विधि के समक्ष समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता 14। वहीं आपका धर्म जाति लिंग किसमें है, 15। वहीं आपका 16 में क्या है, तो लोक नियोजन में अवसर की समानता 16 है। और आपका जो छुआछूत या फिर उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अस्पृश्यता का अंत किसमें है, तो 17 में। 18 में उपाधि का अंत है, और 19 में क्या है, तो आपको पता है बोलने की स्वतंत्रता वगैरह ये किसमें है, तो अनुच्छेद 19 में। या फिर प्रेस की स्वतंत्रता भी किसमें है, तो 19 में। वहीं आपका 19 का ABCD आप लोग कवर किए होंगे, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। अनुच्छेद 20 में क्या है, तो अनुच्छेद 20 और 22 को एक साथ रिकॉल कीजिएगा। तो अनुच्छेद 20 पहले आता है 22 के तुलना में। तो सबसे पहले कोई व्यक्ति अपराध करता है तब गिरफ्तार होता है, तो अनुच्छेद 22 में अपराध के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। वहीं अनुच्छेद 21 में याद रखेगा प्रहन एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्रहन एवं दैहिक स्वतंत्रता याद रखेगा। और वहीं आपका अनुच्छेद 23 क्या है, तो अनुच्छेद 23 और 24 जो है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो अनुच्छेद 23 जो उसमें से है वह मानवों के दुर्व्यवहार और बलात्सर्म 23 में है, और 24 में है आपका कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी खतरनाक काम पर नहीं लगा सकते हैं, वो 24 में है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो उसमें से 25 जो है वह क्या है, तो याद रखिएगा भारत के अंदर में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना
अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, अर्थात अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी एक धर्म से दूसरे धर्म में जो जाता है उसी को अंतःकरण कहता है, ठीक है, या उसी को धर्मांतरण कहता है। धर्मांतरण अभी देखते होंगे बहुत प्रकार कि मुस्लिम बहुत प्रकार के हिंदू बन जा रहे हैं, हिंदू विभिन्न प्रकार के मुस्लिम बन जा रहे हैं, ईसाई बन जा रहे हैं, उसको धर्मांतरण कहते हैं। ये अंतःकरण भी बोल सकते हैं, उसको वो स्वतंत्रता है, यानी इसको कोई रोक छेक नहीं है। अनुच्छेद 25 के तहत, अनुच्छेद 25 के तहत, और अनुच्छेद 25 के तहत ही सिख धर्म के लोग 5 प्रकार के क का प्रयोग करते हैं। आप लोग को पता है केस, कड़ा, कंगा, कच्छा वगैरह जो होता है ये सब आपका अनुच्छेद 25 के तहत ही होते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के लिए विशेष प्रकार का जो प्रबंध करने की स्वतंत्रता है, यानी जब आप सरस्वती पूजा सम्मान आते होंगे तो पैसा जो कलेक्ट करते होंगे एक दूसरे से चंदा मांग के, वो अनुच्छेद 26 के तहत, अनुच्छेद 26 के तहत याद रखिएगा। वहीं आपका अनुच्छेद 27 में क्या है कि जो हम अनुच्छेद 26 के तहत जो पैसा का कलेक्शन किए उस पर किसी प्रकार की सरकार टैक्स नहीं लेगी। वहीं अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि जो जितना भी आपका सरकारी वगैरह आपका संस्था है वहां पर कोई विशेष प्रकार का आपका जो है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, 25 में कोई भी धर्म मान सकते हैं, 26 में उस धर्म के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए पैसा का प्रबंध कर सकते हैं, और वो जो पैसा का प्रबंध हुआ है अगला स्टेप में टैक्स नहीं लेगा, यानी 27 में टैक्स नहीं लेगा। और 28 में नो एजुकेशन, यानी 27 में नो टैक्स, 28 में नो एजुकेशन, 28 में नो एजुकेशन। आते हैं 29-30 को एक बार में रिकॉल करते हैं कि अल्पसंख्यक के वर्ग के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण 29-30 है। उसमें से याद रखिएगा अल्पसंख्यक वर्ग के हित का संरक्षण 29 में है, और 30 में है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके हित के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार का शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। उसके भाषा लिपि वगैरह भाषा को बचाए रखने के लिए अनुच्छेद 30 के तहत विभिन्न प्रकार का शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 31 जो है कि एक तरह से निरसित हो गया है, उसको पढ़ना आवश्यक नहीं है क्योंकि इसमें संपत्ति का अधिकार था। आप लोग को पता है संपत्ति का अधिकार जो है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है कि इसको मौलिक अधिकार की सूची से निकाल कर जो है कि 19 के एफ और अनुच्छेद 31 दोनों जगह से निकाल कर उसको भाग 12 के अंतर्गत जो है कि 300 के क में रख दिया गया एक कानूनी अधिकार के रूप में। और ऐसा चीज जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 42वां 1978 के तहत पीवी नरसिम्हा 1978 के तहत मोरारजी देसाई के काल में। किसके काल में? 44वां, वही तो बोले 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है कि इनको 300 के क में और भाग 12 के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक उपचार का अधिकार है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। और इस अनुच्छेद को जो है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहे हैं, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनको भारतीय संविधान की आत्मा कहे हैं, भारतीय संविधान की आत्मा। वहीं आगे बढ़ते हैं। और भारतीय संविधान का रीढ़ किस अनुच्छेद को, तो भारतीय संविधान का रीढ़ अनुच्छेद 19 को, अनुच्छेद 19 को। भारतीय संविधान की आत्मा सिंपल, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को, लेकिन भीमराव अंबेडकर के अनुसार आत्मा अनुच्छेद 32 को, क्योंकि इसमें उपचार का अधिकार है। वहीं अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान का रीढ़ कहा जाता है, उसी पर टिका हुआ है, हम लोग बोल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, वो रीढ़ के तरह काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 33 में क्या है, तो अनुच्छेद 33 में याद रखेगा विभिन्न प्रकार के जो बल एवं अधिकार है उसमें जो है कि संसद को शक्ति है कि उस पर जो है कि युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34 में क्या है कि उसमें सेना से संबंधित है, सेना जो के हाथ में जब बैकडोर आ जाएगा उसी को कहते हैं मार्शल लॉ। क्या कहते हैं? मार्शल लॉ 34 में है। और 33 के अंतर्गत याद रखेगा विभिन्न प्रकार के अधिकार में बलों आदि को लागू करने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 35 कहता है कि हमारा संसद हमेशा भारतीय व्यक्ति के हित में सोचे या मौलिक अधिकार को और अधिक सशक्त बनाए। क्या बनाए? और अधिक सशक्त बनाए, याद रखिएगा। आगे 36 से 51 तक कवर कर देते हैं, बस फिर ब्रेक करते हैं। 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी पढ़ेंगे भाग 4 के अंतर्गत। और डीपीएसपी हम लोग कहां से लिए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड ने कहां से लिया है, तो स्पेन से लिया है। कहां से लिया है? स्पेन से लिया है। और याद रखिएगा कि अनुच्छेद 36 में फिर से परिभाषा आएगा। परिभाषा किसका? तो डीपीएसपी की परिभाषा राज्य के संदर्भ में। उधर अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार की परिभाषा राज्य के संदर्भ में। समझ में आ गया? वहीं अनुच्छेद 37 में क्या कहता है, तो अनुच्छेद 37 में कहता है कि अगर भारत सरकार अगर डीपीएसपी ठीक से नहीं दे रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट या कहीं भी आवाज नहीं उठा सकते हैं। यानी डीपीएसपी एक ऐसा चीज है कि इसको लेके हम कहीं जो है कि नहीं जा सकते हैं अपनी बात को रखने के लिए। तो याद रखिएगा डीपीएसपी जो है वह आपका न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, याद रखिएगा। और मौलिक अधिकार का हनन होने पे हम डायरेक्ट अनुच्छेद 32 को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अर्थात उसमें हमको न्याय मिलेगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपको बताना है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना अनुच्छेद 38। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना 1938 याद रखेगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना 38। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39 का क, ग्राम पंचायत का गठन 40, ग्राम पंचायत का गठन 40। वहीं आपको पता है कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार 41, किसमें है 41। वहीं आपको प्रसूति सहायता किसके तहत मिलता है 42 के तहत, प्रसूति सहायता 42। आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम निर्वाह मजदूरी 43, न्यूनतम निर्वाह मजदूरी 43 और कुटीर उद्योग को बढ़ावा भी 43। वहीं अनुच्छेद 43 के क में क्या है, तो लोगों को जो है कि उद्योग में जो कामगार होते हैं उसकी संख्या को निश्चित करना। अनुच्छेद 44 याद रखिएगा, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 46 SC ST, अनुच्छेद 46 SC ST। अनुच्छेद 47 पोषाहार के स्तर में वृद्धि। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन। 48 का क वन एवं वन जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 इसके तहत राष्ट्र धरोहर को जो है कि आपको या राष्ट्र स्मारक को जो है कि संरक्षण प्रदान करना। अनुच्छेद 50 में 50-50 यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण 50 में। और अनुच्छेद 51 में क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समझौता। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समझौता किसके नाम से, तो राष्ट्रपति के नाम से। यानी भारत अगर कोई भी अगर समझौता करता है दूसरे देश से तो वह जो है कि किसके नाम से होगा, राष्ट्रपति के नाम से। अनुच्छेद 51 के तहत, अनुच्छेद 51 के तहत आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज के इस जबरदस्त सेशन को यहीं पर ब्रेक करते हैं। हम लोग कल फिर से पॉलिटी करेंगे आगे, और इसी तरह का मैराथन क्लास के लिए आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए आप अपने दोस्तों में। और आप लोग जो है कि रात के 10 बजे जो टेलीग्राम पर हमारा सेट चलता है, आप लोग उस सेट को जो है कि मारना नहीं भूलिए, बहुत ही जबरदस्त सेशन चल रहा है। तो चलिए आज के इस टीचर्स डे के अवसर पर जो है कि आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।